नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में नक्सली स्थिति पर गौर करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सभी नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगे ये भी कहा कि पिछले 9 महीनों में कई मुठभेड़ हुई है, जिनमें 194 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। मोदी की गारंटी को पूरा करने का सरकार के द्वारा प्रयास हो रहा है, ये सबसे उनको अवगत कराया और भावी जो योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ सबसे उनको अवगत कराया। और आज जो नक्सल प्रभावित प्रदेश हैं और नक्सल समस्या से एक समीक्षा बैठक का भी आयोजन था यहाँ पर हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में, जिसमें नक्सल प्रभावित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वहाँ के सीएस, डीजीपी और अधिकारी और हमारे केंद्रीय मंत्रीगण, केंद्रीय सचिव सभी उपस्थित थे और अच्छी समीक्षा हुई है। और उसमें जो हम लोगों ने 9 महीने में नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ी है, डबल इंजन की सरकार का भी लाभ मिला है और 9 महीने के अंदर ही अनेक मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें से 194 नक्सली मारे गए हैं हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा। और लगातार हमारे सुरक्षा बल और अधिकारी साहस दिखा रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं। और 9 महीने के अंदर में 801 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और 742 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके साथ भी अच्छा से अच्छा उनको सुविधा दें। और हमारे गृह मंत्री जी और डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं विजय शर्मा जी, ये कई जगह जा रहे हैं, असम भी गए थे कि पुनर्वास नीति वहाँ की कैसी है, कैसे उनको अच्छा से अच्छा सुविधा दे सकते हैं। तो इस पर भी मतलब हम लोग अवगत कराए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मतलब जो नक्सली हैं वो गोलीबारी की भाषा को छोड़ के आत्मसमर्पण करें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। तो उनको प्रधानमंत्री आवास से लेकर अभी 2 दिन पहले ही हम बीजापुर गए थे और वहाँ पर 70 लोगों को नियुक्ति पत्र दे के आए हैं जो नक्सल पीड़ित परिवार के थे, उनको नौकरी लगाए हैं। इसके पहले भी कुछ लोगों को नौकरी दिए हैं। तो लगातार सरकार उनके साथ क्या अच्छा से अच्छा कर सकती है उसका प्रयास। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी, तो मुझे उम्मीद थी कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। जनता भाजपा के साथ है, निश्चित रूप से हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से भाजपा का अच्छा प्रदर्शन होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये मैंने पूरा भरोसा जताया था। तो निश्चित रूप से हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। 10 सालों में जो हरियाणा में विकास के काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, डबल इंजन की सरकार ने किए हैं। डबल इंजन की सरकार फिर से बनाकर हरियाणा को और आगे बढ़ाना चाहेगी हरियाणा की जनता। अभी के रुझान उसी तरह के हैं और निश्चित रूप से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है तो निश्चित रूप से और अच्छा होगा भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन।
छत्तीसगढ़ की सड़कों का जाल और मजबूत होने जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के लिए 900 करोड़ रुपए की मंजूरी देकर राज्य को एक बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के 6 जिलों में 4 लेन निर्माण की स्वीकृति पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पिछले दिनों दिल्ली में बैठक हुई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुझाव भी दिए थे। इन सुझावों पर केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दिखा दी है। इन परियोजनाओं से राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी और प्रदेश का विकास होगा। 4 जुलाई को हम लोगों ने 13 सड़कों का लगभग 1300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को दिया था। बाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने उस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए नितिन गडकरी साहब से बात की थी और अभी 30 सितंबर को बैठक हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात के बाद हमने 9 सितंबर को 8 सड़कों के लगभग 900 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। 30 सितंबर की बैठक में माननीय नितिन गडकरी जी ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी थी उन 8 सड़कों की और कल उस पर उनका अनुमोदन हुआ है। नांदघाट मुंगेली की सड़क 39 किलोमीटर 120 करोड़ रुपए का, बेमेतरा नवागढ़ मुंगेली 43 किलोमीटर 126 करोड़ रुपए का, राजनांदगांव डोंगरगांव चौकी मोहला मानपुर रोड 96 किलोमीटर 290 करोड़ रुपए का, बाग बहार कोतबा रोड 2 लेन सड़क 13.50 किलोमीटर 40 करोड़ रुपए और इसी तरह से सिरगिट्टी सरवानी पासीद अमलडीहा बरतोरी दगोरी रोड 32 किलोमीटर 85 करोड़ रुपए और लुड़ेग टेकपारा लवाकेरा रोड 41 किलोमीटर 118 करोड़ रुपए। इसी तरह से अपग्रेडेशन और बीटी स्ट्रेंथनिंग रोड जसपुर कुसमी रोड 28 किलोमीटर 35 करोड़ रुपए का और राजनांदगांव कवर्धा पोणी रोड 30 किलोमीटर 90 करोड़। इस तरह से 907 करोड़ के ये प्रोजेक्ट थे जिसमें लगभग 900 करोड़ रुपए की स्वीकृति माननीय नितिन गडकरी जी ने प्रदान की है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार का ये लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा है। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के पहल पर छत्तीसगढ़ की जनता को ये लगभग 900 करोड़ रुपए के 8 सड़कों का उपहार नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मिला है। छत्तीसगढ़ की 30 करोड़ जनता को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ के लोहारीडीह में पिछले दिनों हुई घटना के मामले में 3 पीड़ित परिवार को न्याय और मुआवजे की मांग को लेकर दुर्ग में 1 दिवसीय अनशन प्रदर्शन किया गया, जिसमें साहू समाज के युवा प्रकोष्ठ के लोग शामिल रहे। कबीरधाम जिले के लोहारीडीह में हाल ही में हुए विवाद के मामले में न्याय की मांग और पीड़ित 3 परिवार को 1 करोड़ मुआवजे की मांग को लेकर साहू समाज के युवा प्रकोष्ठ के युवाओं ने सोमवार को दुर्ग के हिंदी भवन के सामने प्रदर्शन किया, जहां अनशन स्थल पर जमा हुए सैकड़ों युवाओं ने एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई और स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। इस दौरान अनशन पर बैठे जिला साहू संघ के युवा प्रकोष्ठ के मुकेश साहू ने लोहारीडीह घटना में निर्दोष 70 लोगों की रिहाई व पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु पर न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें, 15 सितंबर को लोहारीडीह कवर्धा में पुलिस अभिरक्षा में प्रशांत साहू की मृत्यु व अन्य 70 सामाजिक लोगों की हिरासत में रखने को लेकर साहू समाज ने विरोध जताया। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन तैयार किया। इस दौरान आमरण अनशन पर बैठे साहू समाज के लोगों ने पूर्व विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, राजेंद्र साहू सहित अन्य भी अनशन स्थल पर पहुंचे। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इतिहास में अगर हम देखें तो ये पहली ऐसी घटना है जिस घटना को शासन प्रशासन ने पूरा संरक्षण दिया है। इस घटना को समाज ने तो बहुत गंभीरता से लिया ही लिया है। साथ ही सर्व समाज की तरफ से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी ने गिरोधपुरी धाम से लेकर रायपुर गांधी मैदान तक पद यात्रा की
इसी बात को लेकर कि ऐसी घटना इस प्रदेश में पहली बार घटित हो रही है और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है और कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से लाचार हो गई है, लचर हो गई है। ऐसे ही सरकार और ऐसे घटना आज तक किसी ने देखा नहीं। हम इस घटना की निंदा करते हैं। समाज के लिए बहुत दुखद घटना हुआ है लोहारीडीह में। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वहाँ 3 घटना हुआ है ना साहू परिवार में। एक घटना के बारे में बोलना चाहूँ, जो प्रशांत साहू जो दोषी नहीं है ना, उसको पुलिस कस्टडी में रख के इतना मारपीट किए हैं पुलिस बल द्वारा। अभिषेक पल्लव तत्कालिक एसपी थे, उसके निर्देश में इतना मारे हैं कि वो प्रशांत साहू की मौत हो चुकी है। एक छोटा सा बच्चा है उनका 6 साल का, वो बच्चे को ऊपर क्या बीत रहा होगा, पहले सोचिए आप। प्रशांत साहू न्याय मिलना चाहिए। पुलिस कस्टडी में इतना मारपीट हुआ है, इतना मारे हैं उसको, उसकी मौत हो गई। वो 3rd डिग्री यूज़ करे मान के चलो। तो हम लोग की ये मांग है, पीड़ित परिवार जो 3 पीड़ित परिवार में मौत हुई है ना साहू समाज की, एक परिवार को 1 करोड़ की मुआवजा मिलनी चाहिए पहली बार, और एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। आप देख रहे हैं, जब से यहाँ पर शासन प्रशासन, जब से बीजेपी की इसमें यहाँ पर विजय शर्मा जी जब से गृह मंत्री बने हैं, आए दिन इतनी घटना हो रही है और साहू समाज के ही लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मेरे को ऐसा लगता है इस प्रदेश में बहुत ज़्यादा अत्याचार उन पे हो रहा है। जबकि जैसे कि आप बताएंगे लोहारीडीह में जो प्रशांत साहू के ऊपर पुलिस कस्टडी में जो इतना मार के पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो गई, पुलिस प्रशासन बोलता है कि ये मिर्गी से मरा हुआ है, जबकि पुलिस प्रशासन द्वारा उसे मारा गया है। ये छुपा रहे हैं कुल मिला के पूरा। अभी जो उपस्थित हुए हैं, हमारा एक सूत्री मांग ये है सबसे पहले कि जब से घटना हुई अभी तक कानूनी जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से नहीं, सुचारू रूप से संचालित नहीं हुआ है। तो हमारा पहला मांग यही है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए और उन पर FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि हत्या का ये केस है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ये समझ रहा है कि लोहारीडीह में जो घटना हुआ है, प्रशांत साहू जी की जो मौत हुई है, उसमें वहाँ पे जो कानूनी जो अधिकारी हैं वही संलिप्त हैं इसमें, है ना। और जो वहाँ के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जैसे गृह मंत्री वहाँ के हैं, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और जो वहाँ के SP थे, जिनका तथाकथित रूप से कह दिया जाए उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उनको निर्दोष साबित किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। उनको भी उनके पद से बर्खास्त करना चाहिए, यही हमारी पहली मांग है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेंजा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्नीचर टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता
अधिकृत थोक विक्रेता। बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, साड़ियाँ वही जो हर नारी को सुहाए। जी हाँ, पूजा अर्चना साड़ियाँ। भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। आकर्षक, मनपसंद, अनेक रंगों में उपलब्ध। अवसर कोई भी हो, पहने पूजा अर्चना साड़ियाँ। जी हाँ, भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। सिर्फ व्यापारी बंधु ही पधारें। अधिकृत विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर,
वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर में रेलवे कर्मी की पत्नी प्रियंका सिंह की आत्महत्या के मामले में एसपी के निर्देश के बाद पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। प्रियंका ने आत्महत्या से पहले फेसबुक पर लाइव आकर और एक पोस्ट लिखकर इन आरोपियों पर छेड़छाड़, प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। आत्महत्या के बाद प्रियंका द्वारा फेसबुक पोस्ट में लगाए गए गंभीर आरोपों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह सोमवार को परिवार के लोगों से मिलने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने मृतक महिला के पति और उनकी बेटियों से बात की थी और पुलिस को FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। कल जो घटना हुई है उसके सिलसिले में हम लोगों ने उनका जो फेसबुक ID में जो उन्होंने लिखा है, कमेंट्स लिखा है, वो एक तरीके से बहुत गंभीर है और साथ में एक वीडियो भी डाला है। तो ये सारे कंटेंट बहुत सीरियस हैं और
आपके जो उनके घर वाले हैं, इनके हस्बैंड हैं, वो रेलवे में जॉब करते हैं, बच्चियां हैं, इनसे भी काफ़ी विस्तृत बातचीत हुई है और इन सब के मद्देनज़र हम लोग इसमें एफआईआर करके जांच करेंगे और इसमें जांच में जो भी परिणाम निकलेगा वो फिर कार्रवाई करेंगे। नहीं, वो तो जांच का विषय है। और जो फेसबुक के उसमें लिखा हुआ है, टेक्स्ट मैसेज और वीडियो उसमें रिकॉर्ड अपलोड है, तो उसके अनुसार हमने एफआईआर की है और उसमें कार्रवाई। यार मैं हाँ, सब जो उन्होंने लिखा है उस सबके संबंध में जांच की जाएगी कि क्या ऐसी परिस्थिति थी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो आत्महत्या करने के पीछे बहुत बड़ी वजह होती है, तभी जाके कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है या सुसाइड करता है, तो वो सारे कारण हम लोग इसमें पता करेंगे और बड़ी निष्पक्ष तरीके से हर एक पहलू पर इसमें जांच होगी। और ये जांच सीएसपी सिविल लाइन को दी जा रही है। सीएसपी सिविल लाइन को मैंने कहा है वो जांच करेंगे उनके सर, ये जो वो सब चीज़ें जांच में आएंगी। हम लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, वो मेडिकल एक्सपर्ट ये सब चीज़ें बताएंगे और जो भी उनके वीडियोस हैं और जो उनके बातचीत है, जो उनके परिवार के लोगों से बातचीत है, वो सब जांच में ही आएगा। सर, ये पप्पू यादव का जो सब नाम है वो उसके हिसाब से उन सभी पहलुओं पे जांच हुई है। श्री नारायण गुरु धर्म समाजम व श्री नारायण गुरु विद्या भवन के संयुक्त तत्वावधान में नवरात्र के पावन अवसर पर 2 दिवसीय गरबे नाइट का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय रास गरबे में महिला प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, वहीं विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर सभी स्थानों की तर्ज पर सेक्टर 4 एसएनजी स्कूल प्रांगण में भी भव्यता के साथ 2 दिवसीय गरबे नाइट का आयोजन किया गया। बता दें कि इस नवरात्र पर्व पर श्री नारायण गुरु धर्म समाजम व श्री नारायण गुरु विद्या भवन के संयुक्त तत्वावधान में गरबे नाइट का आयोजन स्कूल प्रांगण में किया गया। प्रथम दिवस विधिवत दीप प्रज्वलित कर आयोजन का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय गायक पीटी उल्लास ने मधुर भजन प्रस्तुत किया। महाआरती के साथ मधुर भजन गुंजायमान होता रहा। चरण कमल है तू सत्यम तू शिवम सुंदरम तू सत्यम तू। फिर समय आया गरबे नाइट के शुभारंभ का, तो रंग बिरंगी खूबसूरत पोशाकों में प्रतिभागियों ने पारंपरिक नृत्य गरबे की प्रस्तुति दी। वह द्वितीय दिवस पर मां दुर्गा की कलाकृति रंगोली के माध्यम से उकेरी गई। मंदिर परिसर के अंदर मां स्कंद माता के रूप में माता विराजमान रही। मां की आराधना कर रही महिलाओं ने स्कंद माता के रूप का वर्णन अपने शब्दों में किया। नवरात्रि का पंचमी के दिन में ये स्कंद माता का स्वरूप है, वही बना हुआ है रंगोली में स्कंद माता का। हाँ, स्कंद माता का। अच्छा, आज तो ये पंचमी में बनाते हैं। हाँ, पंचमी में बनाते हैं। 9 दिन में 9 रूप है ना, 9 दिन में 9 रूप होते हैं। तो आज कौन से रूप में स्कंद माता का। तो किस तरह का ये वरदान देती है, क्या आशीर्वाद देती है माता? ये तो ये कार्तिक भगवान का माँ है ना, वो बच्चे लोगों के लिए, संतान के लिए। तो ये रंगोली से किसका स्वरूप तैयार किया गया? माता का कौन सा रूप है ये? स्कंद माता। स्कंद माता। ये पंचमी में स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से क्या फल मिलता है? वो संतान के लिए। बहरहाल 2 दिवसीय गरबे नाइट में बड़ी संख्या में महिला प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। वहीं विजयी टीम और विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। यहाँ खास बात ये रही कि दक्षिण भारतीय केरला व्यंजन भी आकर्षण का केंद्र रहा। शामिल लोगों ने भरपूर इसका आनंद उठाया। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।
बीएम शाह अस्पताल द्वारा पावर हाउस के लाल मैदान में नवरात्रि के पावन अवसर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा लगाए गए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। हर वर्ष अस्पताल के द्वारा इस प्रकार के शिविर लगाए जाते हैं। शिविर के बारे में जानकारी देते हुए अस्पताल के डॉक्टर से मीडिया ने इस तरह की चर्चा की। शहर के सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल बीएम शाह हॉस्पिटल में लगातार मानव सेवा का भाव लिए कार्य किए जाते रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में नवरात्र के अवसर पर लाल मैदान में मनाए जा रहे नवरात्र पर बीएम शाह अस्पताल ने अपना शिविर लगाया है। इस शिविर में डॉक्टरों के द्वारा निःशुल्क परीक्षण यहां आए लोगों के किए जा रहे हैं। ये शिविर 4 तारीख से 11 तारीख तक के लिए लगाया गया है। शिविर में रोजाना लोग पहुंचकर अपने स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क करवा रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस तरह की जानकारी शिविर को लेकर दी गई। शिविर बीएम हॉस्पिटल के शिविर लगा हुआ है दिनांक 4 तारीख से दिनांक 11 तारीख तक, जिसमें हमारे हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आके अपनी सेवाएं देंगे, वो भी निःशुल्क। और बीएम हॉस्पिटल लगभग 10 वर्षों से भिलाई शहर में कार्यरत है, जनसेवा में समर्पित हॉस्पिटल है। और हम बीएम हॉस्पिटल समय समय में कुछ न कुछ जनसेवा के प्रति स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते रहते हैं। मैं चाहूँगा जनताओं से भिलाई की कि आएँ और इस शिविर का लाभ उठाएं। अभी शिविर में हम लोग बीपी, शुगर, ईसीजी और डॉक्टर्स का परामर्श दे रहे हैं। विगत 10 वर्षों से शिविर चल रहा है। यहाँ पे निःशुल्क बीपी, शुगर और डॉक्टर परामर्श हम लोग निःशुल्क दे रहे हैं। डॉक्टर्स समय समय पर डॉक्टर्स आ रहे हैं, सभी विभाग के डॉक्टर हमारे पास आ रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर शामिल लोगों को चिकित्सकों के द्वारा निःशुल्क परामर्श भी दिया जा रहा है, साथ ही निःशुल्क उपचार उनका कराया जा रहा है। भक्त यहाँ पर जहाँ माता का दर्शन कर रहे हैं, वहीं इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ भी उठाते देखे जा रहे हैं। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं
इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड पीएचडी की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नवरात्र के पावन अवसर पर नव निर्माण समिति द्वारा दुर्ग के पद्मनाभपुर स्टेडियम में 2 दिवसीय भव्य गरबे का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार भी शामिल होंगे।
दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल के नेतृत्व में दुर्ग नव निर्माण समिति द्वारा पद्मनाभपुर स्टेडियम में 8 व 9 अक्टूबर को भव्य गरबे का आयोजन किया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार काजल श्रीवास, आस्था शर्मा, ज्योत्सना ताम्रकर एवं एंकर के रूप में निकिता चौहान, छत्तीसगढ़ फिल्म की बाल कलाकार दर्शन जैन व रोनित राय विशेष रूप से शामिल होंगे। पूरे कार्यक्रम में जबलपुर बैंड पार्टी की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र होगी। इस कार्यक्रम में दुर्ग शहर के विभिन्न वार्डों से हजारों महिलाओं को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा अन्य शहरवासियों को भी आमंत्रित किया गया है। महापौर धीरज बाकलीवाल ने बताया कि गरबे का मुख्य उद्देश्य देवी दुर्गा की आराधना करना है। इस नृत्य के द्वारा देवी की गर्भित ऊर्जा और शक्ति को प्रकट किया जाता है। गरबे के गोलाकार रूप को ब्रह्मांड के निरंतर चक्र का प्रतीक माना गया है। माँ दुर्गा की कृपा और उनका आशीर्वाद पूरे शहरवासियों पर बना रहे, इसलिए ये आयोजन किया जा रहा है। शहरवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 8 और 9 अक्टूबर पद्मनाभपुर क्रिकेट ग्राउंड में भव्य गरबा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे हैं, राजनेता भी आ रहे हैं और सभी हमारे अधिकारीगण भी आ रहे हैं। और मैं समस्त शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि इस गरबा उत्सव में शामिल होकर हमें अनुग्रहित करें। लोगों का अच्छा रिस्पांस आ रहा है, हजारों की संख्या में लोग आएंगे, लोगों का अच्छा रिस्पांस आ रहा है और इसमें आकर्षक प्राइजेस भी रखे गए हैं। ड्रेस कोड से लेके सब में प्राइजेस रखे गए हैं, जो सब हमारे कार्ड्स में लिखा हुआ है। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हर हर गंगे दुर्गोत्सव समिति एवं जन सेवा समिति के द्वारा सेंट्रल एवेन्यू सेक्टर 10 में दुर्गोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। समिति द्वारा विराजित मां दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन करने प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दुर्गोत्सव पंडाल के समीप बने फिश टनल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह बने टनल में विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी मछलियों को देखकर बच्चे उत्साहित नजर आ रहे हैं। वही युवा व युवतियां फिश टनल के समीप सेल्फी लेते दिखाई दे रहे हैं। शारदीय नवरात्र पर्व के अवसर पर हर साल की तर्ज पर इस साल भी हर हर गंगे दुर्गोत्सव समिति एवं जन सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में सेक्टर 10 सेंट्रल एवेन्यू में भव्य माता की दुर्गा स्थापित की गई है। प्रतिदिन यहाँ पर महाआरती में श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही परिसर में लगाया गया फिश टनल एक्वेरियम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रोजाना आरती में जहां पर हजारों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं, इसके पश्चात वे इस टनल को देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। समिति के लोगों ने इस तरह की जानकारी आयोजन को लेकर दी। ये हमारी समिति का ये दुर्गा उत्सव समिति का 8वां वर्ष है और आज पंचमी का दिन है। आज हमारी समिति के द्वारा जो भोग कराया गया था उसको आम जनता को भी बांटा गया है, तो उन्होंने इसका लाभ उठाया। मैं हर दुर्गोत्सव एवं जन सेवा समिति का संरक्षक हूँ। ये हमारा पूजा का 8वां वर्ष है और आज पंचमी है, जिस दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है, जो बहुत हर्षोल्लास और बहुत उत्साह के साथ इस पर्व को 5वें दिन को मनाया जाता है। तो हर हर गंगे दुर्गोत्सव समिति एवं जन सेवा समिति का यहाँ दुर्गा जी का 5वां दिन है आज, और 5वां दिन माता स्कंद माता का रहता है। स्कंद माता मतलब स्वामी कार्तिकेय की माता जी है। 6 मुखवाड़े थे माता जी और इनकी पूजा आराधना की जाती है। ये आरोग्य को बढ़ाने वाले हैं, धन धान्य को देने वाले हैं और जितनी भी बाधाएं हैं जीवन में स्कंद माता उसको दूर कर देती है। बहरहाल भव्यता के साथ नवरात्र पर आयोजन किए जा रहे हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। दुर्ग के मठपारा में बीती रात चाकूबाजी की घटना में एक युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद दुर्ग पुलिस ने सभी आरोपियों को धर दबोचा है। दुर्ग में एक बार फिर आपसी विवाद के चलते हत्या की घटना हुई। आपको बता दें कि बीती रात दुर्ग में जमकर चाकूबाजी की घटना हुई है। चाकूबाजी में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में मृतक दादू देशमाने पुराना अपराधी बताया गया है और हत्या के मामले में पूर्व में जेल भी जा चुका है। दादू देर रात मोहल्ले में खड़ा था। इसी बीच उसका कुछ लोगों से विवाद हो गया, जिसके बाद देर रात दादू का लहूलुहान शव दुर्ग के मठपारा के दरोगा गली में पड़ा हुआ मिला। इसके बाद मोहल्ले वासियों ने इसकी सूचना सिटी कोतवाली को दी, जहां मौके पर पहुंची सिटी पुलिस ने पहुंचते ही विवेचना शुरू कर दी।
बता दें कल रात दुर्ग में माता की चुनरी का आयोजन किया गया था, जिसमें चुनरी का नगर भ्रमण निकाला गया, जिसके चलते शहर के स्टेशन रोड से चंडी मंदिर मार्ग में देर रात तक काफी भीड़ का माहौल रहा। बहरहाल इस घटना में पता चला है कि मृतक दादू देशमाने की चाकू और पत्थर से मारकर हत्या की गई है। मृतक दादू कैटरिंग का काम किया करता था, वहीं हत्या का कारण आपसी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल दुर्ग पुलिस ने अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामले में दुर्ग सीएसपी चिराग जैन ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि युवक घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। तत्काल युवक को अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद विवेचना शुरू की गई। 7 और 8 अक्टूबर की रात को लगभग 12 से 1 बजे की घटना है, जिसमें मठपारा चंडी मंदिर के पास एक दादू नाम के व्यक्ति की हत्या की सूचना पुलिस को मिली। उसमें जो मृतक है उसकी पत्नी ने एफआईआर कराई और उसमें 3 लोगों का नाम लिया। जो 3 लोग थे अनिल साहू, विशाल देवांगन, किशन यादव। तीनों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया और तीनों अभी पुलिस की हिरासत में हैं और उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। और इनका बैकग्राउंड ऐसा है कि दादू नामक व्यक्ति जो मृतक है वो उनका और जो अनिल है इनका पहले भी आपसी विवाद था, तो उसी के चलते कल ये घटना कारित की गई। हाँ, इसमें घटनास्थल से एक मोटे पत्थर, बड़े पत्थर के द्वारा दादू के ऊपर हमला किया गया था और उसको बरामद किया गया। बाकी जो भी घटनास्थल पे जो एविडेंस है सबको गैदर करके उनको जांच के लिए भेजा जाए। हाँ, चाकू से भी हुआ है, वो भी सीज किया गया है। अंतर्गत चंडी मंदिर के पास की घटना है, जो दरोगा गली है वहाँ पर से रात को पुलिस को सूचना मिली थी लगभग 12:30 बजे के आसपास कि कुछ लोग आपस में लड़े हैं और व्यक्ति घायल होकर पड़ा हुआ है वहाँ पर। तो पुलिस तत्काल वहाँ पे सूचना मिलने पे पहुँची और पहुँचने के बाद वहाँ पे लोगों को हटा करके बॉडी को वहाँ से हटाने का प्रयास किया गया और साथ ही पूछताछ करने पे पता चला कि कुछ लोग आपस में वहाँ पे बैठे हुए थे और कुछ बात को लेकर उनके बीच में विवाद हुआ था, जिससे कि उनके बीच में मारपीट हुई और मारपीट का जो विवाद है और आगे बढ़कर हत्या में कन्वर्ट हो गया। पुलिस ने लोगों से बातचीत की, वहाँ पे लोगों से पूछताछ की। रात में ही जो आरोपी है उनको आइडेंटिफाई किया गया है। आइडेंटिफाई करके अभी तत्काल उनको अपने हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मृतक जो है वो दादू देशमाने नाम है उनका। वो पहले से ही एक हत्या के प्रकरण में, अभी वो जमानत पे 2016 में वो एक प्रकरण में, हत्या के प्रकरण में जेल भी गया था और साथ ही वो वहाँ का एक अपराधी किस्म का व्यक्ति था। वो पहले भी उसके साथ अपराध जुड़ा हुआ है, परंतु जो कल रात की जो घटना घटी है वो आपस में मारपीट की घटना है और साथ ही जो कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं कि कुछ पुरानी रंजिशें भी थी आपस में। जो उनकी जो पत्नी है उन्होंने बताया कि एक अनिल साहू था जो अपने भाई की मृत्यु का कारण उसको मानता था और वो भी उस समय वहाँ पे था, तो उसकी संलिप्तता उसकी बताई गई है। और साथ ही एक गोलू देवांगन करके जो लड़का है और साथ एक किशन यादव करके हैं, ये 3 लोग अभी मेन नामजद आरोपी बने हुए हैं अभी, और आगे की पूछताछ की जा रही है और संदेहियों को लाके भी पूछताछ की जा रही है। बहरहाल मामला जांच का विषय बना हुआ है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिले में पलारी विकास खंड के ग्राम पंचायत खैरी में मंगलवार को अवैध रूप से रेत परिवहन करते ट्रैक्टर ने बच्चे को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिजन और ग्रामीण काफी आक्रोशित नजर आए। परिजनों की मांग है कि उन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा राशि दी जाए। साथ ही उन्होंने अवैध तरीके से रेत खनन को बंद करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन यहां से अवैध रूप से गाड़ियों में रेत भरकर ले जाया जाता है। अवैध रेत खनन बंद नहीं होगा तब तक शव को नहीं उठाने की बात कही। पुलिस और प्रशासन अपने स्तर पर मामले में परिजन और ग्रामीणों को समझाने में प्रयासरत रहे। मैं उसका चाचा हूँ। गाड़ी रेस में आ रहा था, बच्चे खेल रहे थे, उसके बाद चक्के में आ गया। ये सुबह वही 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का बात। हम लोग कमाएंगे जितना भी कार्रवाई हुआ है सब चीज़ का सही साठ सजा मिलना चाहिए और रेती खदान बंद होना चाहिए। रोड में रेती चलना बंद होना चाहिए और जो भी हो तो यह हवा ड्राइवर ट्रैक्टर सब लोग फुल सजा मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा रेस में चलाते गाड़ी। वन विभाग मुड़ियाडी वाला और का बोलते होला गाड़ी ड्राइवर के सीधा जो गाड़ी पकड़ते रहती गाड़ी माइनिंग वाले सब ला पकड़ने।
इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।